नमस्कार प्यारे साथियों, कलाम एकेडमी पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और जिस उम्मीद के साथ आपने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, तो वो उम्मीद पर कलाम एकेडमी पूरी तरीके से खरा उतर रहा होगा। अगर गलतियां हो रही है तो आपकी तरफ से हो रही है, आप रिवीजन नहीं कर रहे, बार बार आप गलत आंसर दे रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो वो आपकी समस्या है और उसी को सुधारने के लिए टेस्ट दिया जाता है। तो जो माइनर टेस्ट 1, 2 और 3 में जो गलतियां की होगी, उम्मीद है कि 4 में नहीं हुई होगी या फिर गलतियों में थोड़ा सुधार हुआ होगा, कम हुई होगी। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे और देखते हैं किसने क्या क्या आंसर दिया है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम पूछ रहा आपसे। अब बताओ, इससे तो क्या ही सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो क्या करेंगे मेरे भाई, कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2, 4 और 5 का तो क्या लेना था मेरे भाई, एलसीएम। मतलब जो निकालना है उसका ऊपर वाले का ले लो। तो आपने कहा 5 चौका 20, ठीक है, 20 एलसीएम आ जाएगा। 3, 6, 9 का हमें क्या लेना था, एचसीएफ। तो यहाँ पे 3, 6 और 9 का हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ। तो 9 का क्या लेंगे मेरे भाई, एचसीएफ। तो आप कहेंगे 3, 6, 9 का एचसीएफ खुद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 3। अब रही बात फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन बना दो, यानी 20/3 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर था, 2 पर था। बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो, 120 और 450 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है और मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी एलसीएम हम ढूंढेंगे तो ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करेंगे और सबसे छोटा जो ऑप्शन होगा सबसे पहले उसे उठाएंगे पर। तो सबसे छोटा कौन, 1800। मैंने कहा 1800 एलसीएम हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या 1800 120 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो आपने कहा हाँ। क्या 450 से डिविजिबल है, हाँ। तो आगे का कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, छोटा से छोटा। एचसीएफ क्या होता है, बड़ा से बड़ा। जब एचसीएफ ढूंढेंगे तो बड़े डाटा से छोटे की तरफ आएंगे, जब एलसीएम ढूंढेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा सिंपल है। 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्या। तो 5 के बाद में 6, फिर सम 8, फिर 10, 12 का हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो आप सब जानते हो एलसीएम कितना, 120, और यही सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा 3 की पावर 333 प्लस 1 और 3 की पावर 334 प्लस 1 का एचसीएफ। बहुत मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 3 की पावर 333 प्लस कितना, 1। एक संख्या तो ये है मेरे भाई। दूसरी संख्या है 3 की पावर 334, 3 की पावर 334 प्लस कितना, 1। इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो, मैंने कहा भाई यहां 3 है यहां 1 है, तो इन दोनों के बारे में तो रख दो। अब 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 में छोटा कौन है, मतलब कॉमन लेना है ना अपन को, आप समझ रहे होंगे। 3 की पावर 3, देखो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे कम पावर ली जाती है, एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर ली जाती है। तो यहाँ पे सबसे कम पावर कितनी है, तो आपने कहा 3 की पावर 333 और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। हो सकता है तुम लोगों को ये नहीं आया हो, लेकिन अब अगर कोई पावर का आएगा तो ऐसी कंडीशन में आप एचसीएफ ले सकते हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, दो संख्याओं का गुणा 2160 है मेरे भाई, ठीक है। उनका एचसीएफ 12 है। तो मैंने कहा दो संख्या है, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या y मान लेते हैं, रेशो में x अनुपात y। एचसीएफ कितना है, 12। किन्हीं दो संख्या मतलब किन्हीं संख्याओं के रेशो को अगर एचसीएफ से गुणा किया जाए तो मूल संख्या, तो ये तो होगी 12x, ये कितना होगी 12y।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणा, इधर गुणनफल कितना है 2160। बस इसको सोल्व कर लीजिएगा, अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा यहां से जब सोल्व करेंगे मेरे भाई तो 12 से काटिए जरा, तो 12 एकम 12, कितना बचा, तो आपने कहा 9 बचा। 12 और 9 21, 12 8 96, 180। फिर 12 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। अब इस 15 के हमें दो को प्राइम फैक्टर तोड़ने हैं, दो को प्राइम जोड़े तोड़ने हैं। तो आपने कहा कि भाई कैसे कैसे टूट सकता है वो देख लेते हैं। तो इस 15 के क्या करेंगे, को प्राइम नंबर पेयर तोड़ने हैं, ठीक है। तो 1 और 15 हो सकता है, हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर 3 और 5 भी हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो 1 15 हो सकता है या 3 5 हो सकता है, और ये मल्टीप्लाई के रूप में टूटेगा नहीं मेरे भाई। तो हमने कहा कितने जोड़ों की संभावित संख्या, तो आपने कहा 1 और 1 2, यानी 2 जोड़े हो सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 पर अवेलेबल था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। तो इस बार तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फिर भी अगर गलतियां की है तो फिर तो भैया कमी हमारे में नहीं है, कमी आप में ही है कि आप पढ़ते नहीं हो। बढ़े आगे, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 3 टैंकर 403 लीटर का, 403, फिर आपसे कह रहा है 434 लीटर का, एक है 465 लीटर का। वह बड़ी से बड़ी माप जो इनको माप सके, तो मैंने कहा HCF, तो इनका हमें क्या निकालना है, HCF। HCF दी गई संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो, मैंने ये बात बताई भी थी जब मैं HCF LCM पढ़ा रहा था। HCF दी गई संख्याओं में जो अंतर होता है ना, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा अंतर देखो जरा, तो आपने कहा यहाँ डिफरेंस कितना, तो आपने कहा 31। मैंने कहा या तो 31 HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर, तो 31 का तो कोई फैक्टर नहीं होता। तो ए ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 7 नंबर। क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और आपको पता है महत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे, न्यूनतम पावर लेंगे और लेंगे वही जो कॉमन होगा। तो आपने कहा ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 5, तो कॉमन कौन आएगा, तो आपने कहा 2 की पावर 3। 7 की पावर 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, मैंने कहा नहीं आएगा। 3 की पावर 1 इधर है लेकिन इधर नहीं आएगा, तो ये सवाल का सही उत्तर है। तो राइट आंसर होगा 2 की पावर कितना 3, और यही सवाल का आपका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आपने भी सही किए होंगे, इस बार कोई गलती की नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ 8 नंबर। फिर वही कहानी, क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 एवं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 का HCF आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, HCF पूछा जा रहा है। तो HCF कितना आएगा, तो देखो 2 की पावर 2 3 और इधर 2 की पावर 5, तो छोटा कौन है, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। आ जाओ, 3 इधर भी है इधर भी है, छोटा कौन है, तो आपने कहा 3 की पावर 2। मैंने कहा 4 इधर है लेकिन इधर है नहीं, छोड़ो। तो फाइनली यही आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर, और यही सवाल का आपका क्या है, सही उत्तर है। बड़े अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा मेरे भाई। क्या कह रहा है, 4/5 6/8 8/25 का HCF पूछ रहा है। तो HCF में हम क्या करेंगे, 4 6 8 का तो ले लेंगे HCF, ये तो कितना आ रहा है 2/25 8 और 5 का ले लेंगे हम LCM। तो LCM कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 200 आ रहा है ना, 200 से सब कट रहा है, और शॉर्ट कर सकते हो 1/100, ऐसा कोई ऑप्शन होगा और यही सवाल का सही उत्तर होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन पे यही था। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कर सकते थे आप बहुत कम टाइम में। बड़े अगला क्वेश्चन, बिना पेन के ही हो रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 4 गुना है, ठीक है मेरे भाई। साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या, लो बिना पढ़े ही खत्म हो रहा है। ये रामायण तो पूरी इसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है, दोनों का योगफल 125 है और एक संख्या कितनी है मेरे भाई 100 है। तो मैं क्या पागल थोड़ी हूं जो दूसरी संख्या नहीं बता पाऊंगा। दूसरी संख्या कितनी है 25 है, ये लो।
और यही सवाल का सही उत्तर और है ही नहीं कुछ भी। एक संख्या 100 है, दो संख्याओं का योगफल 125 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप खुद कहेंगे 25 और यही सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ जरा, दो धनात्मक सम संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम 2 तथा 84 है। ये भी बाई ऑप्शन कर सकते हो, बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बाई ऑप्शन किया जा सकता है। कैसे? दो डिफरेंस 2 है, एलसीएम 2 है, किन्हीं दो सम संख्याओं का एचसीएफ अगर 2 है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो दो लगातार सम संख्या है। यही था इस बात का मतलब। तो 84 का एलसीएम है, तो तोड़ लो मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं एक तो 12 मान लो, एक 14। 12 और 14 का एलसीएम कितना आ रहा है? 84 आ रहा है, और एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर माइंड में आ जाएगा तो हो जाएगा। तो टोटल पूछ रहा है, तो 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 26, 26। यही सवाल का सही उत्तर है। बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ है, वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़े में काटना चाहता है। तो यहां तक की कहानी पढ़ते ही आपके ये समझ में आ गया होगा कि हमें एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लो, कितना? 10, 15, कितना मेरे भाई? 20 का हम लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आ रहा है? तो एचसीएफ आ रहा है 5। अब संख्या चाहिए टोटल, तो 10 में 5 का भाग दो, कितना आ रहा है? 3। फिर यहाँ पे 15 में 5 का भाग दो, वो 2 का 2, कितना? 2। 15 में 5 का भाग दो, कितना आ रहा है? 3। 20 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है? 4। तो ये छड़ों की संख्या आ जाएगी। 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 3 नंबर ऑप्शन पे सवाल का सही उत्तर था। बताओ कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और वे संख्याएं 2:3 में है। तो 2 कितना है? 3। तुम्हारे हिसाब से एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 है। अगला कितना बता रहा है? 48। अगर 6 की वैल्यू 48 है मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8। हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो 3 और 2 5। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और यही सवाल का आपका सही उत्तर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताओ, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 21 और 84 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा मेरे भाई, करने की जरूरत नहीं है। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ तो है 21 और एलसीएम है कितना? 84। तो आप मुझे बताओ, एलसीएम दी गई संख्या या दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका कोई मल्टीपल हो सकता है मेरे भाई। मैंने आपको यह बताया था, एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज हो सकता है। तो आपने कहा 84 का कोई मल्टीपल है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या यही है। अगर तुमने दिमाग लगाया होता ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बिना पेन के हो रहे होते इस बार। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम कितना है? 4200। हमारे हिसाब से एलसीएम कितना है? 5 को 20 दिए 60। अगला कितना बता रहा है? 4200। हमारे हिसाब से कितना है? 60। अब यहां बेसिक करने की जरूरत थोड़ी है, 6 7 42, एक की वैल्यू 70। तो उनका एचसीएफ बताओ। 3, 4, 5 का एचसीएफ 1 है और एक की वैल्यू कितनी है? 70, यानी यही सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है? ऐसे कह सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये थोड़ा सा क्या था? अच्छा क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो देखो, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ठीक है मेरे भाई, कितना कम कर दिया? 4 कम करने पर वह संख्या अपने व्युत्क्रम यानी उल्टा से कितनी गुना हो जाती है? मैंने कहा 21 गुना हो जाती है। और अब ये बराबर हो जाती है। मैंने कहा दोनों साइड x से गुणा कर दो। इधर भी मैंने x से गुणा किया, इधर भी किससे? मैंने x से गुणा कर दिया, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा टफ था, बाकी तो टफ था नहीं,
तो यहां से अपन गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x बराबर में x से तो आपका ये x कट जाएगा कितना 21। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना 21 इक्वल टू कितना 0। अब आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, जोड़े तो -4 आ जाए, गुणा करे तो कितना -21 आ जाए। तो आप कह सकते हैं -3 + 7 है ना, हाँ नहीं -3 और प्लस का 7 मतलब टुकड़े करने कुल मिला के बात ये, तो टुकड़े करेंगे तो टुकड़े कितना -3 + 7 हो जाएगा। तो -3 और प्लस का कितना 7, ठीक है। तो माइनस का तो आंसर आ नहीं सकता, प्लस का यानी 7 इस सवाल का सही उत्तर है 7। अब बताओ, तो बिल्कुल छोटे छोटे से ही क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, अब ये लो, नो की पावर क्या है विषम, और मैंने आपको बताया था जब भी नो की पावर विषम हो यूनिट डिजिट के केस में तो सदैव कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 9 आएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर था। बताया था ना मैंने, नो की पावर सम पे 1 आएगा, नो की पावर विषम पे कितना आएगा 9 आएगा। तो नो की पावर क्या है विषम, और जब भी नो की पावर विषम होगी मेरे भाई तो खुद कौन आएगा 9 आएगा। चलो आगे बढ़ो, ये रहा, किसी पूर्णांक k को 3 से भाग देने पर, मैंने कहा k की वैल्यू आ गई, k को 3 से भाग देने पर, समझना इस क्वेश्चन को, k को 3 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है। तो मैंने कहा k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k बराबर आ गया 3 प्लस कितना 1 यानी कितना 4। फिर अगली लाइन में कह रहा है यदि k + 1 को 5 से भाग दिया जाए तो k कितना है 4 + 1 किससे भाग दे 5 से, तो रिमाइंडर वास्तव में कितना आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है, सीधी सी बात है, रिमाइंडर कितना 0। तो k का संभव मान, तो k का या तो 4 होगा या 4 का कोई गुणज होगा। तो 4 का हमें क्या ढूंढना है मल्टीपल। अब देखो 4 का मल्टीपल क्या 62 है, नहीं, 63 है, नहीं, 65 है, नहीं, कौन है 64, और यही सवाल का आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, a 228 को विभाजित करता है, a क्या करता है 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है तो मैंने आपसे कहा कोई संख्या किसी को विभाजित करके अगर रिमाइंडर छोड़ रही है, अगर उस रिमाइंडर को मैं घटा देता हूं तो उस संख्या का मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा a 228 को विभाजित करता है, 228 को और 18 रिमाइंडर छोड़ता है, तो मैंने कहा ये 210 जो है ना भाई ये a का गुणज है, a का क्या है मेरे दोस्त गुणज है। अगर 210 a का गुणज है तो 210 का a फैक्टर है, ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर 210 a का गुणज है तो मैं ऐसे कह सकता हूं a 210 का फैक्टर भी होगा। अब आपको बस ये ढूंढना है कि 210 के फैक्टर क्या क्या है। तो आपने कहा सर पहले तो खुद 210 है, ठीक है, फिर इसके बाद में 70 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर इसके बाद में ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, 30 भी इसका फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा, हमसे कह रहा है 2 अंकों का सबसे बड़ा मान तो 70, और यही सवाल का सही उत्तर है। भाई 210 तो होगा नहीं है, तो 3 अंकों का ऑप्शन में भी नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा 70, और यही सवाल का आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 ये 88 से डिविजिबल है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 6x2904 ये संख्या 88 का मतलब है ये 11 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। मैंने आपसे कहा कोई संख्या 8 से तब कटती है मेरे भाई जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हो, लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल हो 3 से। तो मैंने आपसे देखा 904 क्या 8 से कट रहा है, क्या कट रहा है, क्यों कैसे कट रहा है, तो आपने कहा 8 नाम 72 8 11 8 88 2 8 3 24 कट रहा है मतलब ये तो मैंने कहा 8 की तरफ से तो x कुछ भी रखो, अब 11 की तरफ से तो आपने कहा 6 और 2 8, ये कितना 8 है ना, और 9 और x 9 और 4 कितना 13, तो आपने कहा 13 + x, ये जो डिफरेंस है ना मेरे भाई ये ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस में नहीं ले जाए कोई नहीं, तो आप ऐसा करो विषम और सम का लिख लो, तो x + 9 और 4 कितना 13,
तो आपने कहा 13 प्लस कितना x माइनस 9 और 6, 9 और 2, 9 और 2 11, ये कितना 11। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, या तो 0 बन जाए, तो आपने कहा 0 तो बनने से रहा, क्या बनना चाहिए 11। तो 11 इसको 22 बनाना है, इसको कितना बनाना है 22। तो 13 और 8 21, 13 और 7 11, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। एक बार फिर से समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो हमसे कह रहा है 6x2904, ये संख्या 100% किससे डिविजिबल है मेरे भाई, तो ये है 88 से। ये किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। तो आपसे इतनी सी बात पूछ रहा है, 8 है तो सही, इसमें यही आ जाएगा। तो 6x2904 88, यानी 11 गुणा 8, 8 की वजह से तो फ्री है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, इधर आ जाओ। तो आपने कहा 6 और 2 8, 8 और 0 8, ये तो आ जाएगा 8, है ना भाई। ये आगे है नहीं, इधर आ जाओ। तो x और 9, 9 और 4 13, तो मैंने कहा 13 प्लस कितना x, और ये जो डिफरेंट है ना मेरे भाई, ये डिफरेंट कितना आ जाना चाहिए, तो ये डिफरेंट आ जाना चाहिए या तो 0 आ जाए या फिर कितना आ जाए 11 आ जाए तो भी चलेगा। तो मैंने कहा यहां जैसे 11 लाना चाहते हो आप, यहां 0 तो आएगा नहीं, 0 तो खत्म है, 0 के लिए तो x की वैल्यू को माइनस होना पड़ेगा और वो कभी जीवन में नहीं हो सकती। तो मैंने कहा यहां 11 चाहिए, तो 11 कब आएगा यहां पे, तो आपने कहा ये 19 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 19, 19 में से 8 जाएगा और कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपने कहा 19 में से 8 जाते ही 11 आ जाएगा। तो x को कितना रख दो मेरे भाई 6, यही सवाल का सही उत्तर है, बताओ। तो दो नंबर ऑप्शन पे था, यही आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, x के किस मान के लिए संख्या 7 अंकीय संख्या कौन सी है, 9 1 8 7 6 x 2, ये संख्या डिविजिबल है 72 से, यानी 9 से भी है और 8 से भी है कि नहीं है। मैंने कहा पहले 9 से ढूंढो, तो आपने कहा सर 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, कितना बचा 6, 6 प्लस x डिविजिबल बाई 9, तो आपने खुद ने कहा x की वैल्यू कितनी रख दो 3। अब मैंने कहा 8 से भी चेक कर लीजिए एक बार, तो ये 6 3 2, अगर ये 8 से कट रहा है तो डायरेक्ट टिक कर दो, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। तो आपने कहा 8 7 56 कितना 56, तो 4 और 3 7 8 नाम 72, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आ जाएगा 4 ऑप्शन, यानी 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो अब आप खुद देख लीजिए कितने सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ करना भी ही नहीं था आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या होगी जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 और 4 शेष बचता है। मैंने पढ़ाया था 6 में से 3 घटाओ कितना 3, 7 में से 4 घटाओ कितना 3। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 और 7 का एलसीएम कितना, तो आपने कहा सर 42। तो मैंने आपसे यही तो कहा था 42 n माइनस डिफरेंस, तो 42 n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, तो 42 दूनी 84 माइनस 3, फाइनल आंसर कितना 81। अगर 3 रखूंगा n की वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। चलो अब ये लो, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा क्या, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 88 तक गुणा करना है, और गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो मैंने कहा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, ऐसे करते हुए गुणा कहां तक जा रहा है 88, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपने कहा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, और ऐसे करते हुए 44 दूनी 88। मैंने कहा इसमें ढूंढो, इसमें क्या 5 ढूंढो, खूब पढ़ाया मैंने, सारी टाइप करवाई है। तो 44 5 का भाग देंगे, तो आपने कहा 5 8 40, 5 का भाग देंगे, 5 और 1 5 एकम 5, तो 8 और 1 9 इस सवाल का सही उत्तर होगा, और ये इसका राइट आंसर होगा। अब बताओ, था ना बिल्कुल सिंपल सा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 5 है क्या है, सम है क्या है, जब जब यूनिट डिजिट का सवाल हो, मल्टीप्लाई में हो, तो
तो 5 गुणा सम बराबर 0, यानी 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 3 यानी 0 आंसर होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए भाई। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है और जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, n+1 बटा कितना 2। एक संख्या 2 बार जोड़ दी इसने, जिसके कारण योग 58 आ गया। मैंने कहा पहले सही का तो पता करो, तभी तो पता करोगे। तो आपने कहा n+1 बटा 2, ये 1 से लेकर n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। इससे जोड़ा होगा उस छोरे ने, तो मैंने कहा 10 गुणा 11 बटा कितना 2, 2 पंजो 10, 55 आना चाहिए। आया कितना मेरे भाई, तो आपसे कह रहा है कि 58 आया। मैंने कहा 3 को 2 बार जोड़ दिया मेरे भाई, कितने को 3 को, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो ये आपके जो 25 क्वेश्चन थे मेरे भाई, वो 25 के 25 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार तो सबका सही गया होगा, है ना, लगभग। कोई एक आध क्वेश्चन टफ था, बाकी बिल्कुल सेम थे। ठीक है। हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। टेस्ट चल रहे हैं आप लोगों के जोरदार, बहुत ही अच्छे से। आज टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को। टेस्ट दे रहे हो सारे के सारे। जो भी लोग टेस्ट नहीं दे रहे, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, टेस्ट सभी लोग देना भाई, ठीक है। टेस्ट मत छोड़ना, टेस्ट मिस मत किया करो। टेस्ट हमारा क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो टेस्ट तो हमेशा दिया करो आप लोग, ठीक है। सेहत का ध्यान रखो अपनी का, टेस्ट देते रहो, पढ़ाई करते रहो। एग्जाम आगे बहुत नजदीक आप लोगों का। चलो तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। आज आप लोगों का सॉल्यूशन देखो कौन से टेस्ट का होगा। माइनर टेस्ट 4 नंबर का सॉल्यूशन चलेगा, जिससे हम लोग शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो हमारे आज जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हमारे किसके, देखो ये डाटा सफिशिएंट के क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन इसमें होता क्या, देखो एक क्वेश्चन आता हमारे पास, जैसे इसने एक क्वेश्चन पूछा AQRST में से सबसे लंबा कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। फिर हमारे पास 2 स्टेटमेंट होंगे, हमें आंसर बताना है कि हमारे जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट से मिल जाएगा। यदि हमें केवल पहले से आंसर मिला और इससे नहीं मिला, तो देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा कि इसका आंसर देखो केवल, ये देखो यदि केवल कथन एक का डेटा पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है। और यदि इससे आ गया इससे नहीं आया, तो देखो एक ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि देखो दूसरे से आंसर आएगा, पहला पर्याप्त नहीं है। और दोनों से आ गया, इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, तो आप लोगों के पास या वाला लिखा हुआ आएगा कि या तो केवल एक या केवल 2, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक चेक कर लो, जवाब मिल जाएगा। और दोनों से आंसर नहीं आया, तो देखो फिर हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि कथन 1 और कथन 2 डेटा का एक साथ पर्सन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दोनों से ही नहीं आए ना, तो आप लोग एक काम चेक करना, इनको साथ मिलाकर चेक करना, इन दोनों को एक साथ में पढ़ के चेक करना कि क्या दोनों को साथ मिलाकर हमें क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा क्या, ये हमें चेक करना है, ठीक है। चलो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। और यदि दोनों से मिलाकर आ गया, तो फिर देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ ना कि आंसर देखो दोनों को एक साथ किया तब मिला। तो चलो इनको चेक करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया, क्या बता रखा है कि QRST में से सबसे लंबा कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि S सबसे लंबा नहीं है। पहले में क्या बताया, S सबसे लंबा नहीं है, मतलब S से लंबा कोई ना कोई और है। और बता रखा R A से लंबा है। R किससे लंबा है, A से लंबा है। लेकिन बताओ अब इसमें सबसे लंबा कौन है, ये कुछ मालूम चला? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति में से देखो यहाँ तो 3 व्यक्तियों की डिटेल मिली है, पहले से हमें जवाब नहीं मिलेगा भाई। चलो दूसरा चेक करो, बताया T सबसे लंबा नहीं है, दूसरे में दे रखा है T सबसे लंबा नहीं है, A Q से लंबा है, A किससे लंबा है, Q से लंबा है। अब बताओ इसमें भी मालूम नहीं चलेगा कि सबसे लंबा कौन है भाई, इसमें भी सबसे लंबा कौन है मालूम नहीं चला। तो देखो पहले से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, और मैंने क्या कहा, जब दोनों से नहीं आया तो हमें एक बार दोनों को मिलाकर भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पर दोनों को मिलाकर चेक करता हूँ। जैसे पहले में क्या बताया कि S सबसे लंबा नहीं है, चलो S तो सबसे लंबा नहीं हो सकता। और R A से लंबा है, तो बताओ R A से लंबा है तो A भी सबसे लंबा नहीं हो सकता। दूसरे बताया T सबसे लंबा नहीं है, देखो इसके दोनों को मिला रहे हैं अपन, है ना, T दूसरा लंबा सबसे लंबा नहीं है। और बोला कि A Q से लंबा है, बताओ A Q से लंबा है तो Q भी सबसे लंबा नहीं हो सकता। तो बताओ अब सबसे लंबा कौन बचा, R। आंसर आ गया ना।
लेकिन कब आया, दोनों को मिलाकर। देखो यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा एक साथ मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। जब दोनों को मिलाकर करेंगे तो जवाब मिलेगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड नंबर वाले पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, फटाफट पढ़ो आंसर। देखो ऐसे दे रखा हमें कि पॉइंट एस है ना, पॉइंट ई के संबंध में किस दिशा में है। एस है ना, ई से कौन सी डायरेक्शन में बता रखा है। देखो पहले स्टेटमेंट में दिया कि पॉइंट डी है ना, पॉइंट ई के पूर्व में। डी कहां पर है, ई के पूर्व में। जैसे ई आया, इसके ईस्ट में कौन है, डी। देखो दोनों लैंग्वेज में इसलिए क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि देखो क्वेश्चन की साइज ज्यादा है, बाई लैंग्वेज में आते हैं तो फिर बोर्ड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। तो बताया कि पॉइंट डी पॉइंट ई के पूर्व में हो गया, और पॉइंट ई है ना एफ के दक्षिण में। ई कहां पर है, एफ के दक्षिण में। ये एफ आ गया, ये एफ के साउथ में आ गया ई। अब हमें क्या बोला, एस से है ना ई के संबंध में। तो बताओ इसमें ई तो आ गया पर एस तो आया ही नहीं ना, तो पहले से आंसर नहीं आएगा भाई, पहले वाले पॉइंट से आंसर नहीं मिला। सेकंड को चेक करो, सेकंड में क्या दे रखा है कि पॉइंट एफ है ना, देखो यहां बना रहा हूं मैं, पॉइंट एफ एस के उत्तर पश्चिम में। एफ कहां पर है बताओ, एस के उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ एस आ जाएगा ना, एस के उत्तर पश्चिम में हो गया एफ। और आगे दे रखा है कि पॉइंट डी है ना एस के उत्तर में। डी कहाँ गया, एस के उत्तर में। ये डी एस के उत्तर में हो गया। पर अब बताओ इसके अंदर ई नहीं आया, इसमें ई नहीं आया, तो बताओ इससे भी आंसर नहीं आएगा ना, तो हमें आंसर सेकंड से भी नहीं मिला। अब मैं दोनों को मिलाकर चेक कर रहा हूं, दोनों को एक साथ मिला रहा हूं। देखो ये एफ आ गया, और एफ के लिए क्या बताया था इसने कि एस के नॉर्थ वेस्ट में है। और देखो ऐसे करो ना, बताओ डी एस के नॉर्थ में है ना, ये डी बताओ एस के नॉर्थ में हो गया ना, और एस के नॉर्थ वेस्ट में कौन हो गया, एफ। ये बिल्कुल हो गया। अब आप लोग चेक करो कि आंसर आ रहा है क्या। पॉइंट एस ई के संबंध में, तो देखो एस है ना, ईस्ट से बताओ साउथ ईस्ट में हो जाएगा ना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एस और ई दोनों जुड़ गए। और कब आंसर आया, जब दोनों को मिलाकर करेंगे। अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का डेटा मिलाकर सवाल का और जवाब देने के लिए काफी है। कब काफी हुआ, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मिलाकर। ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और बोला वर्शिप का कोड बता दो क्या होगा। इस शब्द का कोड बताना है। सबसे पहले देखो पहले स्टेटमेंट में देखो क्या दे रखा है, ये 3 शब्द आ गए, इनके 3 कोड है। फिर से 3 शब्द आ गए, इनके देखो ये 3 कोड आ गया। इनमें वर्शिप का कोड चाहिए हमें, तो बताओ वर्शिप को चेक करोगे आप लोग, तो हमारे पास वर्शिप कौन सी लाइन में, पहली में है, दूसरी में नहीं है, केवल किस में रह गया, पहली में। तो अब ऐसा कोड उठाओ जो केवल पहली में रह गया हो। बताओ ASD यहां नहीं है, तो ASD हो सकता है। QER वो यहां आ गया, ये नहीं हो सकता। TUI वो भी नहीं है, वो भी हो सकता है। तो देखो इससे हम लोगों ने चेक किया, तो हमारा आंसर देखो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे तो हमें ये मालूम चल रहा है हमारा आंसर ASD भी हो सकता है, तो TUI भी हो सकता है, TUI भी हो सकता था, क्योंकि जो पहली लाइन में है बताओ वही तो कोड होगा, और पहली लाइन के अंदर तो ASD भी है, TUI भी है। पहली लाइन से कोई जवाब नहीं मिला। अब सेकंड में चेक करो, वर्शिप यहां नहीं है, ठीक है, वर्शिप दूसरी लाइन में। इसमें कहां रह गया, केवल दूसरी लाइन में। तो केवल दूसरी लाइन में क्या रह गया, देखो ZXC यहां नहीं है, TUI भी यहां नहीं है, WYP भी यहां नहीं है। तो देखो सेकंड से भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। सेकंड में तो तीनों ही हो गए कि इन तीनों में से कोई एक आएगा। चलो भाई फर्स्ट में तो 2 ही बचे थे, यहाँ तो तीनों के तीनों ही आ गए कि इन तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो सेकंड से भी जवाब नहीं मिला। और यदि हमें दोनों से जवाब नहीं मिला तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फिर से दोनों को मिलाकर चेक करना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ, इनमें क्या कॉमन है, ये चेक कर लो आप लोग। तो बताओ इनमें क्या TUI कॉमन आ गया क्या, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब फिर से मिल गया। क्या मिल गया, TUI, क्योंकि वर्शिप इसमें है, इसमें है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन है TUI। तो बताओ TUI आंसर हो जाएगा ना। फिर से आंसर कैसे आया, देखो दोनों को मिलाकर। अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का डेटा मिलकर सवाल देने के लिए काफी है। कैसे आंसर आएगा, दोनों को मिलाकर करेंगे तब आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये करते हैं, देखो इसमें क्या बता रखा L और M के बीच में सबसे कम दूरी बताओ कितनी होगी, क्या होगी। L और M के बीच की दूरी बतानी है।
बता एल है ना ओ के 10 मीटर पश्चिम में है। एल कहां पर है भाई? ओ के 10 मीटर पश्चिम में आ गया। ये लो, एल ओ के 10 मीटर पश्चिम में। ओ कहां गया? एन के 10 मीटर उत्तर में। ओ कहां गया? एन के उत्तर में। कितनी दूरी पर? ओ एन के 10 मीटर उत्तर में। और एन कहां पर है? एम के 10 मीटर पूर्व में। एन बताओ, एम के 10 मीटर पूर्व में हो गया। ये लो भाई, एन हो गया एम के 10 मीटर पूर्व में हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इसने कि एल और एम के बीच में दूरी बताओ। एल और एम के बीच में दूरी बताओ। 10-10 मीटर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए ना। तो ये दूरी 10 है, तो बताओ ये भी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो हमारे पहली लाइन से देखो जवाब मिल जाएगा। हमें पहली लाइन से हमें जवाब मिल गया, 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। पहली लाइन से हमें जवाब मिल गया, क्या आंसर हो जाएगा? 10 मीटर आंसर आ जाएगा। चलो दूसरी को चेक करो। बताया एन ओ के 10 मीटर पश्चिम में है। एन कहां पर है? ओ के पश्चिम में। ये एन हो गया ओ के 10 मीटर पश्चिम में। एल बताया एन के 20 मीटर उत्तर में। एल कहां गया? एल चला गया एन से 20 मीटर उत्तर में। अब बता रहेगा एम, और देखो एम एन के 10 मीटर उत्तर में। अब एम के लिए क्या बोला कि इस एन से 10 मीटर उत्तर में। एम कितना उत्तर में? 10। तो अब मुझे बताओ, ये टोटल 20 है ना, तो ये 10 है, तो ये भी कितनी आएगी? 10। तो बताओ एल और एम के बीच में कितनी आ गई? 10। तो बताओ दूसरी से भी आंसर आ गया। अब पहली से भी आंसर आ गया, दूसरी से भी आंसर आ गया, तो अपन आइदर आंसर लगाएंगे ना, ये वाला सी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन ये वाला लगा दो, ये वाला, कि या तो केवल पहला स्टेटमेंट चेक कर लो या केवल दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लो, आप लोगों को जवाब मिल ही जाएगा, आंसर हमारा आ ही जाएगा। या तो पहला चेक कर लो या दूसरा चेक कर लो, किसी भी एक में आपको जवाब 100% मिल जाएगा। ये चेक करते हैं, देखो क्या बता रहेगा। पी क्यू आर एस टी में सबसे लंबा कौन है, ये बताना। चलो पहली लाइन में देखो क्या दे रखा है। आर क्यू और टी से लंबा है। आर लंबा है किससे? क्यू और टी से लंबा है। अब बताओ हमें क्या पूछा? सबसे लंबा कौन है। हमें ये मालूम है कि सबसे लंबा क्यू और टी नहीं है, लेकिन बताओ अब ये कोई भी हो सकता है ना। तो पहली लाइन से हमें जवाब फिर से नहीं मिला। चलो सेकंड को चेक करो। बताए टी एस और पी से लंबा है। टी किससे लंबा है? एस से भी लंबा है और पी से भी लंबा है। और देखो क्या बताया, एस है ना क्यू और आर से लंबा है। एस किससे लंबा है? एस हमारा क्यू से भी लंबा है और आर से भी लंबा है। अब हमें क्वेश्चन में बोला कि सबसे लंबा कौन है। देखो मैं सेकंड से चेक करूं तो सबसे लंबा एस नहीं है, सबसे लंबा पी भी नहीं है, सबसे लंबा क्यू भी नहीं है और सबसे लंबा आर भी नहीं है। तो बताओ सबसे लंबा कौन आ गया? टी आ गया। किसमें आंसर आया? ओनली सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आंसर आ चुका था हमारा। आंसर किस में आ गया? आ गया ओनली सेकंड से आंसर आ गया। अब आप लोग दोनों को मिलाकर मत करना। देखो दोनों को मिलाकर तभी करने की जरूरत होती है जब दोनों से आंसर नहीं आया, तो दोनों को मिलाना है। यदि किसी एक से भी आंसर आ गया तो दोनों को क्यों मिलाएंगे भाई? भाई दोनों को मिलाने की जरूरत ही नहीं, या तो एक स्टेटमेंट से आंसर आ गया ना। तो यदि किसी एक स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाता है तो हमें दोनों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो ये आंसर लगा देंगे, कतन दूसरे से आंसर आ गया। बोला नोट का कोड बता दो क्या होगा। नोट का कोड बताना है। तो नोट की बात करें तो देखो पहली लाइन में 3 शब्द आया और इन तीनों शब्दों के अंदर बताओ नोट दे रखा है, तो बताओ इनमें से कोई एक होगा। पर कैसे बता सकते हैं? आंसर तो कोई कॉमन चेक करे तो बता भी सकते थे, केवल ऐसे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनमें चेक करोगे तो यहां पर नोट है ही नहीं, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। देखो पहली से भी आंसर नहीं आया, दूसरी से भी आंसर नहीं आया। अब मैं दोनों को मिलाकर चेक करूं तो इन दोनों को मिलाकर देखो गो कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बताओ इनमें क्या कॉमन आ गया? आर ए कॉमन आ गया। तो ये आर ए किसका कोड हुआ? गो का कोड हो गया। गो का कोड क्या हो गया? आर ए। लेकिन नोट का कोड क्या बचेगा? बताओ इनमें से कोई एक बचेगा, लेकिन कौन सा बचेगा मालूम नहीं है। देखो इस बार दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आ रहा, दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आ रहा भाई। यदि दोनों कथन 1 और 2 का डेटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस बार दोनों को मिलाकर करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। इसको करते हैं हम लोग। राहुल किस दिशा में मुंह करके खड़ा है?
ठीक है, चेक करते हैं। राहुल सुबह सुबह एक कठपुतली के सामने खड़ा था। सबसे पहले बात कर दी इसने सुबह की, और सुबह सुबह सूरज कहाँ रहेगा? पूर्व में। और बताओ छाया कहाँ चली जाती है? पश्चिम की तरफ। बताया कठपुतली की परछाई। मैंने डायरेक्शन का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसमें मैंने साफ साफ कह रखा है परछाई किसकी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। बस पहली बात जैसे मैंने टाइम उठाया वैसे टाइम उठाओ, और दूसरी बात उठाओ छाया किसके लेफ्ट राइट में। तो छाया राहुल के राइट में है, तो बताओ छाया ये है और ये राहुल के राइट में रहेगी। तो ये छाया राहुल के राइट में तब रहेगी जब इस राहुल का फेस साउथ में रहेगा। मैं राहुल हूं, बताओ मेरा फेस साउथ में हुआ तो मेरे राइट साइड बताओ छाया आ जाएगी ना। तो छाया राइट में कब रहेगी? जब फेस कहां रहेगा? साउथ में रहेगा। अब देखो क्या पूछा था, राहुल का मुंह किधर है, तो बताओ इसमें आंसर आ गया ना। क्या आया? साउथ। पहली लाइन से आंसर आ गया। अब देखो जैसे पहली लाइन से आंसर आया हमारे, देखो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया कि दोनों को मिलाकर करेंगे, वो तो अब बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा ना किसी भी एक से आंसर आ जाए मिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या दे रखा है, सुबह राहुल जमीन पर खड़ा था, बाईं ओर मुड़ने पर परछाई पीछे हो गई। तो बताओ इससे भी आ जाएगा साउथ ही आंसर, इससे भी आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। कैसे? बताओ सुबह राहुल का मुंह देखो, जैसे मैंने साउथ में ही कर दिया, साउथ में मुंह कर दिया ना। अब क्या बोला? जैसे ही बाईं ओर मुड़ेगा, बताओ ये बाईं ओर मुड़ गया, तो बताओ छाया कहां हो जाएगी? पीछे। अब बताओ इधर मुंह रहेगा तो छाया पीछे रह गई ना, छाया कहां रह गई? पीछे। तो बताओ उसका मुंह कहां था? यहां पर भी साउथ में। देखो इससे भी हमें जवाब मिल गया, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा? आइदर, या तो पहला या दूसरा। दोनों से आंसर आ जाए ना, पहले से भी आ जाए दूसरे से भी आ जाए, तो क्या लगा दो? आइदर लगा दो, कि आंसर पहली लाइन से भी मिल जाएगा दूसरे से भी मिल जाएगा, जो भी आपका मन करे उसी को चेक कर लो। देखो आगे बढ़ते हम लोग। बोला बच्चों की एक पंक्ति में सुमित का दाहिनी छोर से क्या स्थान होगा? रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला? देखो ये रैंकिंग का क्वेश्चन AMRS में पिछली बार भी आया था ऐसे डाटा एनालिसिस से। क्या बोल दिया कि बच्चों की एक पंक्ति में सुमित का राइट से स्थान बताना है। बताया सुमित और राजन के बीच 10 बच्चे हैं। सुमित और राजन, ये राजन आ गया, ये राजन और सुमित के बीच 10 बच्चे हैं, पर सुमित इधर भी हो सकता है, सुमित इधर भी हो सकता है। तो बताओ हमें क्वेश्चन में क्या बोला? सुमित का राइट से स्थान बताओ। कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा। दूसरी लाइन को चेक करो। राजन बच्चों की पंक्ति में बाएं से 20वां नंबर पर, लेफ्ट साइड से राजन का नंबर कौन सा है? 20वां। इसमें तो सुमित का नाम तक नहीं आया, बताओ सुमित का स्थान कैसे बताओगे? नहीं मालूम चलेगा। तो देखो पहली से भी नहीं आया, दूसरी से भी नहीं आया, और दोनों से नहीं आए तो दोनों को मिलाकर भी चेक करना पड़ता है। चलो बताओ, देखो दूसरी लाइन में दे रखा था कि राजन लेफ्ट से 20वां है, और पहली में दे रखा था राजन और सुमित के बीच 10 बच्चे। तो अब वही बात, यार राजन है ना, बताओ सुमित 10 छोड़ के इधर भी आ सकता है, सुमित 10 छोड़ के इधर भी आ सकता है। दोनों को मिलाकर करूंगा तब भी नहीं आएगा, दोनों को मिलाकर किया मैंने तब भी मेरा आंसर नहीं आएगा। देखो दोनों डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लगाना इस बार ई लगाना, ई क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। TVBEC में से जब उन्हें उनके वजन के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ऊपर से तीसरा स्थान किसका होगा? बोला बी है ना, बी टी और सी से भारी है। बताओ ये बी किससे भारी है? टी से भी भारी है और सी से भी भारी है। बी टी और सी से भारी है और वी से कम भारी है, पर ये किससे कम भारी है? वी से कम भारी है। बोला जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए, जो सबसे भारी नहीं है, मतलब वी सबसे भारी नहीं है। तो वी से भारी बताओ और भी कोई है, और बचा कौन? बताओ ई तो बचा है, तो ई आ गया। अब बताओ 5 व्यक्ति थे, ऐसे आ जाएंगे। हमें थर्ड नंबर पे पूछा तो थर्ड नंबर पे कौन आ गया? बी आ गया। बताओ भाई पहली लाइन से आंसर मिल गया ना हम लोगों को। भाई थर्ड नंबर पे बी आ रहा है ना हमारे पास, तो देखो पहली लाइन से जवाब मिल जाएगा। दूसरी में दे रखा है सी केवल टी से भारी है। सी किससे भारी है? टी से भारी है। बाकी कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम ही नहीं है, तो बताओ फिर कैसे बता सकते हैं? भाई सी केवल टी से भारी है, बाकी तो सबसे हल्का है। पर अब बाकी के देखो कहां लाऊं मैं, किसको कहां लिखोगे? कुछ आइडिया है? नहीं। आंसर आया ओनली पहले से। आंसर किससे आया? ओनली पहले से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बता दिया हमें अगले क्वेश्चन में बता रखा है कि बी ए का भाई है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला? बी कौन है? ए का भाई। ये बी, बताओ ये ए का भाई है ना, ये बी ए का भाई है। अब क्या बोला? तो ए का बी से संबंध बताओ। अब एक बात बताओ, ए का संबंध बताना है किससे? बी से। मुझे जैसे ही ए का जेंडर मालूम चलेगा, बताओ आंसर डिसाइड हो जाएगा ना।
क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पूछा ए का संबंध बता दो किससे, बी से। तो बताओ ए पुरुष हुआ तो ए भाई हो जाएगा, और ए महिला हुई तो ए बहन हो जाएगी। ए यदि पुरुष हुआ तो भाई हो जाएगा, ए यदि महिला हुई तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो हमें केवल ए का जेंडर डिसाइड करना है, ए का जेंडर मालूम चलते हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोला ए सी की बहन है, बताओ ए कौन है, बहन किसकी, सी की। बताओ ए किसी की भी बहन हो, पर ए बहन होगी तो ए महिला हो गई, और महिला हो गई तो बताओ बी की भी बहन ही हो जाएगी। तो पहली लाइन से जवाब मिल गया ना कि ए बी की बहन है। अब दूसरी लाइन से भी चेक कर लो, देखो दूसरी लाइन को भी चेक करते हैं। देखो चलो ये तो क्वेश्चन दे रखा था, दूसरी लाइन में दे रखा ई ए का पति है। बताओ ई कौन है, ए का पति। बताओ ए का कोई पति बनेगा तो ए पुरुष हो गया, वो ए महिला होगी ना, क्योंकि पति तो महिला के आएगा। तो देखो ये ई बन गया ए का पति, और ए महिला हो गई तो बताओ फिर से बी की बहन हो गई, फिर से बी की क्या हो गई, बहन हो गई। बताओ आंसर आ गया ना। देखो यहाँ आंसर पहले से भी आया, यहाँ आंसर दूसरे से भी आया, तो आंसर क्या लगाओगे, सी ऑप्शन। क्या लगा दो, सी ऑप्शन। भाई या तो पहला या दूसरा, जब भी दोनों से आंसर आ जाए सी आंसर होता है हमारा। क्या होता है, सी आंसर होता है। हमें क्वेश्चन में बोला डी के कितने बेटे हैं, क्या बोल दिया, डी के कितने बेटे हैं। क्या बोला क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में, ए के पिता के 3 बच्चे हैं। जैसे ये ए आया, बताओ ये ए का पिता हो गया, अब इसके बच्चे कितने हैं, 3। ये ए के पिता के बच्चे कितने हो गए, 3 बच्चे हो गए। ए के पिता के 3 बच्चे हो गए। तो बताओ अब हमें क्वेश्चन में बोला ए के पिता के 3 बच्चे तो हो गए, पर हमें पूछा गया डी के कितने बेटे। बताओ इसमें डी तो आया ही नहीं ना, इसमें तो डी कहीं भी नहीं आया, तो हमारे पहले में कोई आंसर नहीं आएगा। बोला बी ए के भाई, देखो बी कौन है, ए का भाई है, ये ए आ गया। बी ए का भाई और डी का बेटा भी है। ये किसका बेटा है, डी का बेटा है, ये डी का बेटा हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पर हमें बताओ यहाँ भी आंसर नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर भी देखो हमें बोला डी के 2 बच्चे हो गए, पर हमें बोला डी के बेटे कितने हैं। देखो कई बार कोई लोग संतान समझ के गलत आंसर कर देते हैं, जबकि यहाँ पे पूछ बेटे के बारे में रहा है। तो दूसरी से भी आंसर हमें नहीं मिला। अब मेरे दोनों को जोड़ूं तो बताओ ये ए के ऊपर कौन आएगा, डी आएगा, और बताओ ये बी इन्हीं का भाई है। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि डी के 3 संतान है, लेकिन ये मालूम नहीं चल पाया कि डी के इन 3 संतान में से बेटे कितने हैं। ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर दोनों को मिलाकर भी नहीं आएगा, दोनों को मिलाकर भी नहीं आएगा। बढ़ दो अगले क्वेश्चन को करो, करते हैं इसको। हो गया, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताया टी का कैसे क्या संबंध है, ये पूछ लिया, टी का कैसे क्या संबंध है। चलो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया कि आर की बहन जे, ये आर आया जैसे, और आर की बहन कौन है, जे है, ये आर की बहन हो गई जे, की शादी टी के भाई एल से हुई। जे की शादी किससे हुई, एल से, और एल किसका भाई है, टी का भाई है। एल किसका भाई है, टी का भाई है। जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा, बताओ जो किसके लिए आई, एल के लिए। एल है ना अपने माता पिता का एक ही बेटा रहेगा, तो बताओ फिर ये तो बहन हो गई ना इसकी, ये कौन हो गई, लड़की हो गई, ये हो गई कौन, लड़की। पर इसमें देखो के नहीं आया, इसमें कौन नहीं आया, के नहीं आया, तो बताओ के नहीं आया तो जवाब नहीं मिलेगा ना। भाई टी का कैसे संबंध पूछा, के है ही नहीं उसके अंदर, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसमें दे रखा के है ना एल और जे की बेटी है, जैसे ये एल आया ये जे आया, इनकी बताओ बेटी कौन है, के। बताओ के इनकी बेटी तो हो गई, पर अब इसमें टी नहीं आया, तो टी का भी तो आना जरूरी था, टी नहीं आया, तो इससे भी जवाब नहीं मिलेगा। अब मैं दोनों को जोड़ूं तो बताओ ये एल और जे ये हो गए, और इनकी बेटी कौन है, के, तो यहाँ पर कौन आ गई, के। क्या बोला कि टी का के से संबंध, तो बताओ ये टी, बताओ के की बुआ हो गई ना, तो आंसर आया। कब आया, दोनों को मिलाकर करने के बाद आया, दोनों को मिलाकर करने के बाद आया, ठीक है। तो देखो पढ़ाई करते रहा करो, टेस्ट के सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, खुश रहो, टेस्ट देते रहो। और आप सभी को पता है शाम को 4 बजे मेरी डेली लाइव क्लास आती है, क्लास लिया करो भाई, 4 बजे डेली क्लास लिया करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आंसर किससे है, दोनों को मिलाकर करने से। 5 इमारत है पी क्यू आर एस टी, एक ही पंक्ति में कौन सी इमारत बीच में है, ये बोला। देखो यू करना में यू 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ कौन सी इमारत है ये बताना है। बोला एस और क्यू दोनों सिरों पे रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा। एस और क्यू दोनों कहाँ रहेंगे, कॉर्नर के ऊपर।
ये दोनों यहाँ आएंगे, लेकिन बीच में कौन सी इमारत आई, बिल्कुल भी आइडिया नहीं चला, नहीं चल पाएगा इससे तो आंसर। बोला टी इमारत आर के राइट में है। बताओ अब देखो आर के राइट में कौन है, टी। बताओ इससे भी मालूम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दो के बारे में जानकारी, बाकियों का पता ही नहीं है। अब मैं दोनों को जोड़ूं तो देखो मैं ऐसे कर दूं जैसे आर के राइट में कौन, टी, या आर के राइट में कौन, टी। पर बताओ यहां पर तो फिर भी फिक्स नहीं हुआ ना, तो इस बार आंसर देखो दोनों को मिलाकर करने के बाद भी नहीं आएगा, दोनों को मिलाकर करने से भी आंसर नहीं आएगा। चलो यहां पर आंसर हमें नहीं मिला भाई, नहीं मिला। बता रहेगा 5 दोस्त है पी क्यू आर एस टी एक लाइन में पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, और क्या बोला सबके राइट में सिरे पे कौन है। एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन के अंदर देखो हमें पूर्व की तरफ मुख करने के लिए बोला है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप पूर्व में मुख करो, आप नॉर्थ में रखोगे तब भी आंसर हमारा वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्थ में रखने से हमारा राइट लेफ्ट हमारी तरह चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 5 दोस्त है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 5 लोगों को लाना है। बोला एस और टी के बीच में सिर्फ पी है और आर टी के दाहिनी ओर। देखो आर कहाँ गया, टी के राइट में, ये टी के राइट में कौन, आर आ गया। और क्या बोला एस कहाँ गया, एस और टी के बीच में कौन है, पी। तो देखो ये पी को बीच में ले आओ, यहां पर एस को ले आओ, एस और टी के बीच में कौन हो गया, पी। पर एक व्यक्ति बाकी है अभी, इसमें एक व्यक्ति बाकी है, तो हमारे इसमें कोई आंसर फिलहाल नहीं आएगा। इसमें दे रहेगा आर टी और क्यू के बीच में, देखो इसमें तो आया ही नहीं, पर इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 3 ही व्यक्ति है, बाकी व्यक्तियों के बारे में पता ही नहीं है, इससे भी नहीं आया। मैं दोनों को जोड़ूं, क्या बताया आर कहाँ गया, टी और क्यू के बीच में, तो यहां पर क्यू आ जाएगा ना फिर तो, क्योंकि आर देखो कहां पर है, टी और क्यू के बीच में। अब क्या बोला था कि राइट सिरे पे कौन है, क्यू। बताओ आंसर आ गया, पर कब आया, दोनों को मिलाकर करने के बाद आया, दोनों को मिलाकर करने के बाद आया। तो मैं क्या लगाऊंगा, डी आंसर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, डी आंसर। बोला पी क्यू आर एस टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पी के ठीक, पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन है ये बताना है। देखो कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, ऐसे बिठाना है 5 व्यक्तियों को मैं यूं। और बोला पी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है। पहली लाइन में क्या बताया, आर कहाँ गया, टी के बाईं ओर, ये टी आया जिसके बाईं ओर कौन है, आर, आर आ गया टी के बाईं ओर, और एस के दाईं ओर दूसरा, ये एस आया। देखो आर टी के बाईं ओर और एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। लेकिन बताओ इसमें कोई पी का नाम भी नहीं आया, इसमें पी कोई नामो निशान भी नहीं है, तो पहले से कोई आंसर नहीं आया भाई। अब दूसरे को चेक करो, क्यू कहाँ गया, एस के ठीक दाईं ओर, क्यू कहाँ गया भाई, एस के ठीक दाईं ओर, ये क्यू आ गया एस के ठीक दाईं ओर, और पी के बाईं ओर तीसरा, तो फिर पी को यहां लिख दो ना, क्योंकि पी का मुंह इधर रहेगा तो लेफ्ट इधर चलेगा, और पी के दाईं ओर तीसरा भी हो जाएगा, बाईं ओर सॉरी, पी के बाईं ओर तीसरा भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पी के दाईं ओर दूसरा कौन है। बताओ पी का राइट इधर चलेगा और दूसरे नंबर पे कौन आ गया, क्यू। बताओ इससे आंसर आ गया ना, पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पे आंसर आया, और किससे आया, ओनली सेकंड से आया। तो अब हम दोनों को नहीं जोड़ेंगे भाई, यदि किसी एक से आंसर आ जाता है तो दोनों को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर। बता रहेगा 7 दोस्त है ए बी सी डी ई एफ जी एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और ए सी के पास, देखो ऐसे बिठा दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्त हो गए। हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि ए सी के पास नहीं है, जी और ई के बीच में 2 कुर्सी है, बी डी के बाईं ओर, इसको बना दो, बी कहाँ गया, डी के बाईं ओर दूसरा, जैसे मैंने यहाँ डी लिख दिया, तो इसके दाईं ओर बाईं ओर सॉरी सेकंड नंबर पे कौन आया, बी। देखो लेफ्ट इधर चलेगा ना, तो एक और दूसरा हो गया। आगे क्या बोला, सी और डी के बीच 2 कुर्सी। बताओ डी आ गया ना, तो 1 2 छोड़ के सी यहां भी लिख सकते हैं, 1 2 छोड़कर सी को यहां भी लिख सकते हैं। बी ए से 3 कुर्सी दूर है, देखो ये बी है, तो 1 2 3 कुर्सी दूर, ए इधर भी आ सकता है, इधर से आओगे तो ए यहां भी आ सकता है।
सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और बी के बाईं ओर। अब बन जाएगा ना, बताओ सी किसके बाईं ओर गया, बी के बाईं ओर। सी देखो जी के दाएं दूसरा आएगा पर बी के बाईं ओर आएगा, बताओ बी का लेफ्ट तो इधर आ गया, तो यहां पर सी को लिख दो, सी बी के बाईं ओर हो गया। और जी के दाईं ओर दूसरा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। चलो इसी को मिटाओ। अब ए की दो जगह थी तो यहां पर तो जी आ चुका, यहां पर लिखो ए को यहां लिख दो, ये ए आ गया। क्या दे रखा था, जी और ई के बीच दो कुर्सी है, तो जी आ गया, एक दो छोड़कर ई आ नहीं सकता, इधर दो छोड़ोगे तो यहाँ कौन आ गया, ई आ गया। बताओ कौन बच गया, एफ बच गया ना, तो यहाँ पर किसको लिख दो, एफ को। किसको लिख दो, एफ को लिख दो, तो ये एफ आ गया। बोला बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बताओ बी के राइट में ई बैठा है भाई, ई को लगाएंगे। एफ किसके बीच में है, तो एफ बताओ किसके बीच में, सी और जी के बीच में है, तो सी और जी के बीच में आ गया। बताए बी और डी के बीच कौन बैठा है, बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में ई बैठा है, ई को लगा दो। अभी अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रखा मैं कि एल एम पी क्यू आर एस टी वी एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बताओ 8 दोस्त हो गए, 8 दोस्त, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। इन पे बिठाना है हमें 8 दोस्तों को, देखो कैसे बिठाना है। मुंह के अंदर की ओर है, एल एम के दाईं ओर तीसरा, 1 2 तीसरा कौन, 1 2 तीसरा एल। एल गया एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एल कहां गया, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एल कहां गया, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एल आ गया पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। आर और एस एक साथ बैठे हैं, बताओ आर और एस यहां भी आ सकते हैं, आर एस यहां भी आ सकते हैं। पर बताए इनमें से कोई भी एल का पड़ोसी नहीं है, तो बताओ एल का कोई भी करीबी नहीं है, तो ये यहां नहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। क्यू टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। क्यू कहां गया, टी के दाएं दूसरा, बन जाएगा। देखो यदि मैं यहाँ टी को लिखूं तो क्यू नहीं आ सकता, यदि मैं यहाँ टी को लिखूं तो यहाँ पर क्यू आ सकता है, और यदि यहाँ टी को लिखता तो यहाँ क्यू आ नहीं सकता, क्योंकि ये जगह तो आर और एस की है। अब बताओ वी को यहाँ लिख दूं क्या, क्योंकि ये जगह तो आर और एस की है। बोला वी एस के दाईं ओर दूसरा, तो फिर तो यहाँ एस को लिख दो, एस के दाईं ओर दूसरा वी, और बचा कौन, आर। बन गया। क्या बोला, वी के बाईं ओर तीसरा, बताओ वी के बायां इधर आएगा, तो 1 2 तीसरा कौन, आर हो गया, ये बी ऑप्शन। बोला पी के सबसे करीबी पड़ोसी को बताओ, पी के सबसे करीबी आर और क्यू है, पी के सबसे करीबी कौन है, आर क्यू। और ये हमारा आज का टेस्ट पूरा सोल्व हो गया। इसको देते रहा करो टेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते रहो। एग्जाम नजदीक आ गया है, ढीला नहीं होना आप लोगों को। और बाकी कोई दिक्कत आए, 4 बजे लाइव क्लास आती है डेली मेरी, मंडे से सैटरडे तक, तो 4 बजे लाइव मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं माइनर टेस्ट 4 का सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 था आपके टेस्ट में। Consider the following statement about Wood Dispatch 1854. It recommended the promotion of English education only. Second statement है, it led to the establishment of university in Calcutta, Bombay and Madras. It proposed granting aid to private institution. Which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3? तो वुड डिस्पैच को हम एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। 1854 में आया था। सबसे पहला स्टेटमेंट, इट रिकमेंड द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या इन्होंने सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी? तो इंग्लिश एजुकेशन हायर एजुकेशन में बात किया था। मतलब हायर एजुकेशन जो यहाँ पर दिया जाएगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी, प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा, तो प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा यहाँ पर, प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा, तो प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा यहाँ पर मातृ लैंग्वेज पे बात की गई थी, मदर लैंग्वेज पे बात की गई थी, मातृभाषा में बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो हाँ इसने बात किया था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी के बारे में। इट प्रमोट ग्रांट इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जितने भी यहाँ पर
प्राइवेट बॉडीज है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको यहाँ पर अनुदान देने की बात की गई थी। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इसलिए बोला गया था क्योंकि इन्होंने सभी स्तर पे बात किया था। हायर एजुकेशन पे बात किया, प्राथमिक शिक्षा पे बात की, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात किया, प्लस यहाँ पर वुमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए भी बात की थी, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के लिए बात की थी, टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने फोकस किया था, और इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस किया था। टेक्निकल एजुकेशन इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये हमने सेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो कि 1882 में आया था। इट फोकस मेनली ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म, इट रिकमेंडेड ट्रांसफरिंग प्राइमरी एजुकेशन टू लोकल बॉडी, इट एम्फसाइज्ड फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए जो 1882 में है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो अभी हमने देखा था वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच के बाद में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट हुआ एजुकेशन में या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। ये हंटर कमीशन बेसिकली लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के टाइम पे बना था। तो पहला स्टेटमेंट फोकस मेनली ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म, दूसरा इट रिकमेंडेड ट्रांसफरिंग प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडी, इट एम्फसाइज फीमेल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। तो इट फोकस मेनली ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म नहीं, इसने जो है लोकल बॉडी पे इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने बोला था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, ये लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इन्होंने बोला था इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर इन्होंने कमियां पाई थी। वुड्स डिस्पैच में अभी हमने देखा था प्राथमिक शिक्षा पर जोर दी गई थी कि मातृभाषा में होना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा से कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट, एक सजेशन सजेस्ट किया गया था कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है लोकल बॉडी को दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, ना कि हम सेंटर से डायरेक्ट करते जाएं। सेंटर से अगर आप यहाँ पर हर चीज़ के बारे में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा तमिलनाडु को कि मैं तुम्हें डायरेक्ट करूँगा हर प्रॉब्लम के लिए, जो वहाँ पर लोकल स्तर में पीने की पानी की समस्या भी है, तो पीने के पानी का समस्या का निराकरण हर जगह अलग अलग तरीके से होगा। तो वैसे इसको बोला गया लोकल बॉडी इसका निपटारा करेगी, लोकल बॉडी को दे दिया जाए और अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और इसमें फीमेल एजुकेशन पे बात की और टीचर ट्रेनिंग पे भी बात की थी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। वर्धा स्कीम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वर्धा स्कीम यहाँ पर महात्मा गांधी के टाइम पे आया था, महात्मा गांधी ने लाया था, महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था। इसको नई तालीम के नाम से जाना जाता है। नई तालीम, पहला स्टेटमेंट देखते हैं अपन, इट वाज फोकस ऑन गांधीज फिलोसफी, सही स्टेटमेंट है, गांधीज फिलोसफी पे बेस्ड था। इट रिकमेंड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश नहीं, यहाँ पर मदर लैंग्वेज पे फोकस किया गया था, मदर टंग पे फोकस किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट, इट प्रमोटेड एजुकेशन टू प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क, इसने बुकिश लैंग्वेज को इग्नोर करके इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड फोकस किया गया था। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे यहाँ पर फोकस किया गया था। साथ में यहाँ पर ये भी बोला था 7 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। सैडलर कमीशन जो 1917 में आया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सैडलर कमीशन स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सैडलर कमीशन को बेसिकली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसका क्या क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं, इसीलिए बिठाया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। इट रिकमेंडेड 12 ईयर स्कूल सिस्टम बिफोर एंटरिंग यूनिवर्सिटी, तो इसने बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के पहले 12 साल का यहाँ पर स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वोकेशनल एंड वुमेन्स एजुकेशन, इसने कुछ बात नहीं की थी। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। आजाद भारत में पहला एजुकेशनल कमीशन कौन सा था? स्वतंत्र भारत में पहला कमीशन जो कि सेटअप किया गया था, मुडलियार कोठारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में स्थापित किया गया था। मुडलियार कमीशन आपका 1952 में स्थापित किया गया था। तो आपका सबसे पहला कमीशन तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जो कि राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्णन कमीशन, इस कमीशन को बिठाया गया था यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से चेंजेस करनी है, तो इसलिए नाम पड़ा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या क्या यहाँ पर चेंजेस करनी है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, डीएस कोठारी या फिर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में, अभी जस्ट मैंने बताया मुडलियार जी इसको चेयर किए थे, तो ए मुडलियार आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन को इस नाम से भी जाना जाता है, 1964 में स्थापना हुई थी, तीसरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर चेंजेस है। पहला नेशनल एजुकेशन कमीशन हम यहाँ पर राधाकृष्णन कमीशन कुछ बोलते हैं, उसके बाद दूसरा नेशनल एजुकेशन कमीशन मुडलियार को बोलते हैं, मुडलियार कमीशन 1952 में आया था 1952 में, ये 1948 में, और कोठारी कमीशन जो 1964 में आया था, इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। तो यहां पर आप इसको नन ऑफ दीज कर लीजिएगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन कमीशन होगा यहां पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 10+2+3 सिस्टम की मशहूर सिफारिश किसने की थी? मुडलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986? 10+2+3 नॉर्म को इसने यहाँ पर किसने सजेस्ट किया था? 10+2+3। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मुडलियार, कोठारी, राधाकृष्णन या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। कोठारी कमीशन 1964 में कोठारी कमीशन ने यहाँ पर सजेस्ट किया था 10+2+3। यही एक कमीशन था जो ऑल लेवल में कंप्लीटली फोकस किया था, मतलब एजुकेशन लेवल आपका जो है 10+2+3 में आपका प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, टर्शरी, हायर एजुकेशन सभी पे इसने फोकस किया था। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टेक्नोलॉजी एंड हायर असेसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल टीचर हायर एप्टीट्यूड, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर टीचर टीचिंग एंड हायर अचीवमेंट। तो निष्ठा आपका जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है, टीचर ट्रेनिंग स्कीम से संबंधित है। अनिवार्य रूप से यहाँ पर प्रावधान है, अगर एनईपी 2020 की बात करेंगे तो अनिवार्य रूप से यहाँ पर हर साल 50 घंटे का अनिवार्य रूप से शिक्षा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हर एक टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स किस पर फोकस करती है? ओपनिंग प्राइवेट स्कूल इन रूरल एरिया, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल, डेवलपिंग क्वालिटी स्कूल एज मॉडल स्कूल, प्रोवाइडिंग हॉस्टल फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कूल्स को डेवलपिंग क्वालिटी स्कूल एज मॉडल स्कूल, मतलब यहाँ पर आपका जो है एग्जिस्टिंग स्कूल को हम मॉडल स्कूल के रूप में तैयार कर रहे हैं। जो यहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसी को हम मॉडल स्कूल के रूप में तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल कितने स्कूल को चयन किया गया? 14,500 स्कूल को। 14,500 जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बात कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं, कौन सी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बात किया जा रहा है? तो यहाँ पर जैसे लैब की फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो की लैब, प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज, अच्छे यहाँ पर सेपरेट टॉयलेट की फैसिलिटीज। तो यहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं, पैनल की सुविधा, स्मार्ट पैनल की सुविधा, तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए सभी स्कॉलरशिप स्कीम को एक जगह लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई विद्या, विद्यालक्ष्मी, नेशनल स्कॉलरशिप सक्षम पोर्टल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसमें यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी के यहाँ पर जितने भी स्कॉलरशिप चल रहे हैं वो आपको सभी कुछ यहाँ पर एक जगह मिल जाएंगे, आपको अलग अलग वेबसाइट में नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो, यहीं पर आप ट्रैक कर सकते हो, तो आपका टाइम सेविंग होगा और आपके लिए इजी किया गया है प्रोसेस को। प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स इनिशिएटिव के तहत स्कूलों को चुनने के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जरूरी है? मस्ट बी अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्कूल, मस्ट बी अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मस्ट हैव लेस देन 200 स्टूडेंट्स, मस्ट बी लोकेटेड इन ट्राइबल एरिया ओनली। तो यहाँ पर सरकारी और सरकारी अनुदान वाले स्कूल को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा होगा आज के डेट में अगर कोई भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होता है, वहां पर अच्छे प्लेग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है, वॉलीबॉल का कोर्ट नहीं है, टेनिस का कोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए तो कोई भी किट्स है ही नहीं, स्पोर्ट्स किट आपको मिलेगा ही नहीं, स्मार्ट पैनल आपको मिलेगा ही नहीं, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी आपको मिलेगी ही नहीं, सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधाएं मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल एक ढांचा खड़ा किया गया है, इसलिए इसको फोकस किया जा रहा है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत जनरल कैटेगरी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच फंड किस अनुपात में शेयर किया जाएगा? 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाएगा जनरल कैटेगरी, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए 90:10। यहाँ पर रूसा किस पे फोकस कर रहा है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुदान नहीं है वहां पर अनुदान दिया जाएगा। आर&डी में जो पैसा लग रहा है उसके लिए पैसा दिया जाएगा। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं के लिए यहाँ पर पैसा आवंटित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीआईएसई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नीचे दिए गए किसके मकसद के लिए किया जाता है? मॉनिटरिंग यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन स्टैटिस्टिक, स्कॉलरशिप डिसबर्सल पोर्टल, कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर टीचर। तो ये स्कूल एजुकेशन में डेटा कलेक्ट करने के लिए है। बेसिकली टीचर प्यूपिल रेशियो कितना है, टीचर प्यूपिल रेशियो कितना है, जेंडर रेशियो कितना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बच्चियों का आंकड़ा कितना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डे टू डे क्लासरूम में यहाँ पर बच्चों का कितना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो ये सारी रेशियो पता करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर, स्कूल एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 के तहत समग्र शिक्षा स्कीम को नीचे दिए गए इनोवेशन में से किसको शामिल करने के लिए रीस्ट्रक्चर किया गया है? एलिमिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम स्कूल, इंटीग्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मैंडेटरी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्कूलिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कूल करिकुलम डिजाइन टू पंचायत। तो अब एनईपी 2020 में आप देखो 5+3+3+4 का प्रोविजन है। ये 5+3+3+4 का प्रोविजन मतलब क्या? 5 मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यहाँ पर 5 में एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, क्लास 1 और क्लास 2, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को शामिल करने की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 45, जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको आंगनबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी, उसको भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फाउंडेशन यही तैयार कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा देना, बच्चे को इनिशियल लेवल में मदर टंग में जो एजुकेशन देना, तो फाउंडेशन यही तैयार कर रहे हैं। लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत नीचे दी गई शर्तों में से कौन सी पूरी होनी चाहिए? Household income must be less than 8 lakh. Only available for student in government colleges. Only for student in science stream. Must be the only girl child in the family. तो यहाँ पर 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए फैमिली का, ये कंडीशन रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के कणों की विशेषता नहीं है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूविंग का मतलब है वाइब्रेट, अपने जगह से वो हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। पार्टिकल्स आर स्टैटिक, कभी भी स्टैटिक नहीं होते, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी भी कोई पार्टिकल एक जगह पे खड़े नहीं रहेगा, हमेशा कंपन करते रहेगा, चाहे आप सॉलिड में ही देख लो, ठोस पदार्थ में। ये पार्टिकल भले ही आपको यहाँ पर लग रहा है इनमें जगह नहीं है, लेकिन आपस में थोड़ा थोड़ा हिलते रहेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए तो ये हमें मैटर दिख रहा है, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण शो करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हाँ स्पेस है, माइनर स्पेस है। यहाँ पर आप बोलोगे बिल्कुल स्पेस नहीं, पर नेग्लिजिबल स्पेस है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFC और N2O का योगदान कितना है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन CO2 का है, सबसे ज्यादा 60%, फिर CH4 मीथेन का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O का 6% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण एक प्रमुख कारण क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, डिफॉरेस्टेशन, एमिशन ऑफ गैस एंड पार्टिकुलेट मैटर, ओवर फिशिंग। अब यहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम लोग उर्वरक का उपयोग करें तो यहाँ पर तो सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सॉइल पोल्यूशन अल्टीमेटली कॉज करेगा वाटर पोल्यूशन, पानी में बह जाएगा ये। उसके बाद आपका डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, अगर वनों की जो कटाई हो रही है इससे आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, अल्टीमेटली सॉइल इरोजन कॉज करेगा। ओवरफिशिंग, ओवरफिशिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, बेसिकली वहां पर का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। एमिशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलर मैटर, इससे एयर पोल्यूशन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्महत्या की थैली के रूप में, आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका है लाइसोसोम, लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है।
ये क्या करता है, तो आप लोग ने देखा होगा हॉलीडे मूवी, हॉलीडे मूवी में स्लीपर सेल क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को मारने के लिए खुद फट जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। वैसे ही सेल के अंदर ये क्या करता है, तो आसपास जो डेड सेल है या फिर बूढ़े सेल है उनको किल करने के लिए खुद फट जाएगा। खुद फटेगा तो आसपास के जो बूढ़े सेल है, मृत सेल है, वो भी मृत पार्ट है, वो भी मर जाते हैं। इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है और इसको एटम बॉम्ब भी बोला जाता है, क्योंकि फट जाता है। ये किसके द्वारा खोजा गया था, डी ड्यूवे के द्वारा खोजा गया था। आपका राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करता है। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस आपका मिडिल मैन बोला जाता है इसको, क्योंकि मिडिल मैन का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन लिपिड बना था ये पूरे सेल में इसको ट्रांसफर करने का काम करता है, किसको कितना प्रोटीन, किसको कितना लिपिड चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रेटिकुलम है जिसमें ऐसे अंतःप्रद्रव्य जालिका है जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो ये क्या बनाएगा, ये लिपिड बनाएगा, वसा बनाएगा, वसा का निर्माण करेगा, साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। चलिए यहीं पर हमारा ये जो जीके वाला पोर्शन था ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप कलाम के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, माइनर टेस्ट 4 जो आपने दिया उसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। जो आपने दिया है अपने प्रश्न देखिए किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो अपने पास में प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विकल्प है अपने पास में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 4 विकल्प है अपने पास में। तो प्रश्न का कहने का तात्पर्य समझो एक बार, शब्दांश के, शब्द के नहीं, ध्यान रखना, शब्दांश के शुरुआत में लग करके प्रारंभ में जुड़ करके, यानी शब्द है कोई, उसके प्रारंभ में जुड़ करके उस अर्थ शब्द के अंदर एक नया ही चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उसके एक अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपसर्ग। और जो शब्दांश के पीछे लगते हैं उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। अगला प्रश्न देखो, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अप्रत्याशित जो शब्द है इसके अंदर मूल शब्द क्या है? तो अपने पास में विकल्प है प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। कौन से विकल्प के अंदर यहाँ पर मूल शब्द है? अब मूल शब्द है तो उसमें से प्रत्यय या उपसर्ग जो भी है उसमें से हमें अलग करके ही मूल शब्द निकालना होगा। तो यहाँ पर अप्रत्याशित जो शब्द है इसके अंदर अ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग और आशा इसके अंदर मूल शब्द है, आशा इसके मूल शब्द है और इत इसके अंदर क्या है? प्रत्यय। तो यहाँ पर देखो 2 उपसर्ग है अप्रत्याशित शब्द के अंदर, कितने हैं? 2 उपसर्ग इसके अंदर है। इत यहाँ पर हो गया प्रत्यय और आशा शब्द जो है, आशा शब्द क्या है यहाँ पर? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? आशा शब्द मूल शब्द हो गया। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर आशा मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कौन से विकल्प के अंदर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है? स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक और आधुनिक शब्द। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प देखो अपने पास में स्वच्छता शब्द है, तो इसके अंदर सु प्रत्यय, अच्छ शब्द और ता इसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। स्वच्छ के अंदर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं सु धन अच्छ तो वह बनता है यण संधि के अनुसार, तो संधि के अनुसार इसमें हम प्रत्यय देख सकते हैं सु अच्छ और ता। सुंदरता के अंदर ता प्रत्यय है, सुंदर शब्द जो है गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ता प्रत्यय इसके अंदर लगा है। आर्थिक के अंदर इक प्रत्यय है, आधुनिक के अंदर ऐसा प्रत्यय, आधुनिक के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो। इनमें क्रिया विशेषण से बनी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, यानी कौन से विकल्प के अंदर क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प है क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। तो कौन से विकल्प के अंदर है क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? तो विकल्प देखो इसमें ममता शब्द, देखो इसमें मम शब्द सर्वनाम का है, जबकि शीघ्र शब्द जो है यहाँ पर अविकारी शब्द है। शीघ्र शब्द अविकारी क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है शीघ्र। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? क्रिया विशेषण के भी चार भेद है। रीतिवाचक, तो यहाँ पर ढंग व तरीका जहां पर बताया जाता है वहां पर रीतिवाचक विशेषण होता है। शीघ्र शब्द के अंदर ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? शीघ्र शब्द के अंदर ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और शीघ्रता शब्द बना है, इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुई है? प्रश्न का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर प्रयुक्त हुई है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पे ध्यान दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है? जिसके अंदर एक नाम, व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम जहां पर लिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इनकी जाति का बोध, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी जाति का बोध करवा दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंदर, समूह का जहां पर बोध करवाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 है, जिसके अंदर देखो नटवर लालो, नटवर लाल जो शब्द है, नटवर लाल शब्द किसी का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है जिसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको बहुवचन बना दिया गया है नटवर लालो, यानी बहुत सारे लोग। तो इसमें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का रूप प्रयुक्त दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम शब्द से, अब सर्वनाम हमने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार और औचित्य। औचित्य शब्द, ये शब्द हैं जिनमें सर्वनाम शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो देखो कायर शब्द जो है, कायर शब्द संज्ञा, ईर्ष्या ईस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ईर्ष्या शब्द ईस से बना हुआ है, गुणवाचक विशेषण। अहंकार शब्द किससे बना हुआ है? अहम शब्द से। अहम के अंदर कार प्रत्यय लगने के कारण अहंकार शब्द, अहम शब्द जो कि सर्वनाम शब्द हो गया, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। औचित्य शब्द जो है उचित शब्द से बना है। किससे बना है? उचित शब्द से बना है। इसके अंदर यह प्रत्यय जोड़ा जाए, हमने पढ़ा था, याद करो, जिसके अंदर यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शुरू में उ या दीर्घ उ या ओ की मात्रा होती है वो औ में बदल जाती है। किसमें? उ दीर्घ उ, ओ की मात्रा औ में बदल जाती है, तो उ के स्थान पे औ, और ची को ऐसे की ऐसे बाद वाला वर्ण क्या हो जाएगा? आधा, और यह औचित्य शब्द बन जाएगा। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखो, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक
पंक्ति है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी क्या होती है, बड़ी होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम, चुपड़ी और दो दो, डूबते को तिनके का सहारा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। क्यों हो जाएगा, देखो प्रश्न क्या है, विपत्ति के समय, यानी जब हमारे पास में विपत्ति होती है तो कोई थोड़ा बहुत भी सहारा दे देता है बहुत बड़ा, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तिनके का सहारा भी बहुत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। तो इनमें विकल्प है अपने पास में, लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना, डींग मारना, परवी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का 3 बहुत अच्छा होना। तो कौन सा विकल्प है जो गलत है, तो विकल्प हो जाएगा इसके अंदर 4। क्यों, कोड़ी का 3 यानी बहुत सस्ता होना, क्या होना, बहुत अच्छा नहीं, बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता होना, कोड़ी का 3, विकल्प नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खरी पात्री कान की का अर्थ है कान का आभूषण, कान का सुंदर होना, कान का कच्चा होना और बहरा होना। ये अपने पास में विकल्प है। खरी पात्री कान की का अर्थ क्या है, तो इसमें देखो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें कान का कच्चा होना इसका अर्थ है खरी पात्री कान की, तो इसमें 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है, तो विकल्प है बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना। कहते नहीं है कि जितनी जगह जाओगे, जितने लोगों से मिलोगे, उतना ही अपने को क्या होगा, अच्छा अनुभव होगा। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब यह नहीं है कि घर घर जाकर के पानी पी करके आ जाओ, घर घर जाकर के यानी हर घर के का पानी पी के आ जाओगे, यानी घाट का पानी वो नहीं होता है। इसमें क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। तो ये है अपने प्रश्न जिनका टेस्ट आपने दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एसएससी कलाम। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे। आज का जो हमारा सेशन है वो अपना माइनर टेस्ट 4 का एक्सप्लेनेशन है। माइनर टेस्ट 4 में हमने जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पिक किए थे, आज उसका सोल्यूशन कर दें। देखिए आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें पैसिव फॉर्म उसका करेक्ट चूज करना है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया है यहाँ से, द स्टूडेंट हमारे सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो द स्टूडेंट सभी में है, फाइन। उसके बाद में देखते हैं प्रेज्ड है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस है। चेंज किस में होगा, वॉज या वर में चेंज होगा। तो वॉज या वर कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहा है, प्रेज्ड बाय द टीचर फॉर देयर हार्ड वर्क। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी आगे हमें चलना ही नहीं, जब टेंस ही हमें सबसे पहले मिल गया, हैव बीन, विल बी और आर है, और चेंज किस में होता है, वॉज या वर में चेंज होता है। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ गई, टेंस यहीं पे सही हो गया। प्रश्न 76 क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में देखते हैं, द होमवर्क विल बी चेक्ड बाय द एग्जामिनर। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, एक्टिव फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। एक्टिव फॉर्म क्या होगा इसका, द होमवर्क विल बी चेक्ड बाय द एग्जामिनर। तो द होमवर्क क्या है, अपना सब्जेक्ट है। पैसिव फॉर्म में हमें एक्टिव फॉर्म देखनी है। एक्टिव फॉर्म में देखते हैं, द एग्जामिनर अपना सब्जेक्ट बन जाएगा, सभी में द एग्जामिनर सब्जेक्ट बना हुआ है, सभी को पता है। विल भी कब चेंज होता है, जब विल और शैल आता है तो विल बी में चेंज होता है। तो विल शैल कहाँ है, सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन देखते हैं पैसिव फॉर्म।
देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रश्न पहले पढ़िए, अगर आप पैसिव का पैसिव ही ढूंढने लगे तो प्रश्न ही नहीं बन पाएगा। प्रश्न बनाने से पहले हमें उसका एक्टिव फॉर्म देखना पड़ेगा, पैसिव फॉर्म देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पैसिव फॉर्म पूछ रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर ही उत्तर दीजिए। दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू लाइब्रेरी, तो ए न्यू लाइब्रेरी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया। कंस्ट्रक्टिंग, आर कंस्ट्रक्टिंग है तो इज एम आर किस में चेंज होता है, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज होता है। तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग कहाँ है आपके सामने, सिर्फ एक ही में है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है पैसिव में। आप सभी को पता है कि न्यू लाइब्रेरी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम। इसके बाद में हम देखते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी है। रिया यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल बाय बस, बट टुडे शी ब्लैंक ए कैब। अब देखिए आपके सामने है कि रिया यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल बाय बस, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है। उसके बाद में देखते हैं बट टुडे, लेकिन आज किससे जा रही है, रिया कैब से जा रही है, कोई काम कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो पहले बात हैबिचुअल एक्शन की हो रही थी, उसके बाद में कोई कार्य कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कार्य प्रगति पे है, तो यहाँ पे आएगा कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं करेक्ट टेंस इसका क्या होने वाला है। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड, बाय द टाइम का यूज हो रहा है, और आपको पता है बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड दैट स्टूडेंट्स ब्लैंक द असाइनमेंट्स, द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स। यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, पास्ट टेंस है, तो हमें पास्ट टेंस ही ढूंढना है। पास्ट टेंस यहाँ भी और यहाँ भी है, दो में है, और यहाँ भी है, तो वहां पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, सभी को पता है, क्योंकि बाय द टाइम द टीचर अराइव द स्टूडेंट्स ब्लैंक द असाइनमेंट्स, कार्य का कंप्लीट होने का भाव जहाँ पे आया, आपको पहले भी बताया गया था कि कंप्लीशन ऑफ वर्क जहाँ पे आए वहाँ परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट टेंस दो ही जगह है, दोनों में से हमें पास्ट ढूंढना है, तो पास्ट टेंस कौन सा हुआ हमारा, बी वाला हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस यूसेज, कौन सा आइडेंटिफाई करना है हमें, करेक्ट टेंस कौन सा यूज हो रहा है। आई ब्लैंक फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और सिंस मॉर्निंग है तो ये किसके लिए हो रहा है, निश्चित समय के लिए हो रहा है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे है, मॉर्निंग है, तो क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम है तो हैव बीन वेटिंग आएगा, और स्टिल ही इज वेटिंग, तो स्टिल ही इज वेटिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे, ही हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे, तो मंडे क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। समझ आया सभी को, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो 4 आएगा। द ट्रेन विल अराइव ब्लैंक a few minutes, the train will arrive blank a few minutes, ट्रेन कितने समय में आ जाएगी, तो जब ड्यूरेशन की बात होती है फ्यूचर टाइम में ड्यूरेशन की जब बात होगी तो इन का यूज किया जाएगा। फ्यूचर टाइम में ड्यूरेशन की बात होगी तब इन का यूज होगा, इन प्रीपोजिशन का। रमन लुक्ड एट मी एज इफ आई वर स्ट्रेंजर टू हिम, रमन मेरी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे मैं उसके लिए क्या हूं, एक स्ट्रेंजर हूं। तो कौन सा इसमें क्या आएगा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, इफ आई वर, यहाँ ब्लैंक है आपका, इस जगह पे ब्लैंक दिया हुआ है, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, यहाँ आप आर्टिकल डालना है। तो स्ट्रेंजर क्या है, स्ट्रेंजर के आगे ए आएगा या एन आएगा, तो आप सभी को पता है, कोई पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा किसी स्ट्रेंजर को, तो दैट तो नहीं आएगा, बचा क्या, ए या एन, तो ए या एन में से कौन सा आएगा, स्ट्रेंजर, तो एस साउंड हो रहा है, से साउंड हो रहा है, से साउंड हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में ए आता है। ब्लैंक गोल्ड फाउंड इन दिस रीजन इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, तो आप बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, द गोल्ड फाउंड इन दिस रीजन। तो आपको सभी को पता है कि अगर कोई चीज पॉइंट आउट होती है कि इस जगह पे ये मिला है, पॉइंट आउट कर रहा है, पर्टिकुलराइज किसी को कर रहा है, तो पर्टिकुलराइज में कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। दिस इज ऑल अबाउट माइनर टेस्ट 4 इंग्लिश। ये सभी प्रश्न आई होप आपने सही से सॉल्व किए होंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम बात कर रहे हैं EMRS 2025 नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए ICT का माइनर टेस्ट नंबर 4 को लेकर के। 3 तक के सॉल्यूशन आपने देख लिए हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों का संग्रह है वो इसके अंदर रखा गया है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा ऑप्शन आपको बुलेटेड लिस्ट के लिए कस्टम बुलेट स्टाइल बनाने
को देता है। बेसिकली विच ऑप्शन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउ यू क्रिएट ए कस्टम बुलेट स्टाइल फॉर ए बुलेट लिस्ट। तो फॉर्मेट सेल में तो सेल को फॉर्मेट करते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। डिफाइन न्यू बुलेट के माध्यम से आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल है जो आपको वर्ड में देखने को मिलेगी, एक्सेल में नहीं होगा। टेक्स्ट बॉक्स भी आपको वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। मान लो कोई पेपर होता है तो उसमें कहीं पर भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये कमांड बेसिकली यूज में ली जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस टैब में मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन ऑप्शन आता है? तो अभी है वो फाइल मेन्यू के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप कंट्रोल के साथ में ओ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 लिखा हुआ मिले या खाली माइक्रोसॉफ्ट मिले, बात एक ही है, ये ऑनलाइन फैसिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है आपको, और हम जब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो क्या कहना चाह रहा है, एमएस वर्ड 365 में कॉन्टेक्ट अस है, इनमें से किस सेक्शन में पाया जाता है? हेल्प के अंदर मिलेगा। आप F1 के थ्रू भी हेल्प है वो ओपन कर सकते हैं। रिव्यू, मेलिंग और रेफरेंस, इस कड़ी को हम समझते हैं। देखो, जब भी हम मान लो कि कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल से रिलेटेड चीजें हमें फाइल मेन्यू में मिलेगी, और बेसिक फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी होम में। कुछ चीजें आपको इंसर्ट करनी है तो वो इंसर्ट मेन्यू में मिलेगी। लेआउट के माध्यम से आप पेज का लेआउट सेट करते हैं। फिर आती है ये तीनों की तीनों चीजें। अब अगर मान लो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको रिव्यू करना है तो वो रिव्यू के अंदर होते हैं प्रूफिंग वगैरह, और या फिर हम कह सकते हैं स्पेलिंग एरर वगैरह जो होते हैं। मेलिंग है वो मेल मर्ज फैसिलिटी के लिए यूज होता है। रेफरेंस यूज लिया जाता है बिब्लियोग्राफी के लिए। जब आप कोई बुक या कोई जर्नल लिखते हैं तो उसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं आए, उनको आप उनका हक अदा करते हैं इस रेफरेंस के माध्यम से। तो यहाँ बात तो सिर्फ हेल्प की थी, अपन ने पूरी बातें कर ली। आगे वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में कर्सर की जगह से पूरी लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एंटायर लाइन और पैराग्राफ फ्रॉम द कर्सर प्लेस इन एमएस वर्ड 365? देखो, सिंगल क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वो वहां पहुंचेगा। यहां जैसे सिंगल क्लिक करोगे तो यहां ब्लिंक करने लगेगा। डबल क्लिक के माध्यम से वर्ड है वो आपका सेलेक्ट होगा डबल क्लिक के माध्यम से। लेकिन आपकी तो समस्या यहाँ पर अलग है, लाइन और पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिंगल और डबल माउस क्लिक दोनों ही करेंगे, तो वो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके अलावा यही फंक्शन है वो शॉर्ट की के अंदर F8 की भी करती है दोस्तों, तो F8 की के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन अपीयर व्हेन यू ड्रैग ए फाइल हैंडल, फिल हैंडल, माफी चाहूंगा, फिल हैंडल है, while creating text number and data series in MS Excel? तो आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ जाते हैं सेल के पास में तो यहाँ पर आपको ऐसे प्लस का बड़ा सा निशान है वो देखने को मिलता है, तो ये प्लस होगा। और जब भी आपका फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट होता है तब आपके बराबर का निशान है जो आपको देखने को मिलता है। और ये जो डॉलर है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है, जिससे कि आपके कॉलम और रो को क्या किया जा सके, फिक्स किया जा सके। हम कहते हैं ना कि जीवन में किसी को बांध ना हो, तो उसी प्रकार से जीवन का जो बंधन है वो एमएस एक्सेल में डॉलर साइन है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शॉर्ट A to Z इन एमएस एक्सेल 365? तो A to Z ये शॉर्ट फंक्शन हो गया, और शॉर्ट A to Z कर रहे हैं तो ये घटता क्रम तो हुआ नहीं, ये कैसा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया A to Z। और अगर मान लो कि Z to A होता तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता। और ये तो शॉर्ट के बारे में बात हो रही है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की होगी तो वहां पर शॉर्ट का एक ऑप्शन मिलता है कि प्राइस आपको लो से हाई चाहिए या हाई टू लो चाहिए। हाई टू लो वाला तो हम यूज नहीं करते, हम इंडियंस हैं, हम हर चीज के पैसे हैं वो कम से कम देना चाहते हैं, चाहे चीज कितनी भी अनमोल क्यों ना हो। और अगर मान लो कि आपको पूरा का पूरा समराइजेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लेकर के, तो आप फिल्टर का यूज करते हैं। और फिल्टर की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ में L है वो बेसिकली यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में ये ट्रैक चेंज फंक्शन देना इनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने 3 इडियट मूवी देखी थी। 3 इडियट मूवी में क्या हुआ था कि उसको एक भाई को स्पीच देना था,
और स्पीच वो लिखवा ही रहे थे लाइब्रेरियन साहब से, तो इतने में क्या उनके पास में फोन आ जाता है, तो वहां पर चमत्कार हो जाता है और उनकी फाइल में बदलाव हो जाते हैं। तो ये फंक्शन फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये सोचा कि अगर आपकी फाइल में कोई बदलाव कर दे तो आप कैसे उन बदलावों को देख सकते हैं। तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, उन बदलावों को देख भी सकते हैं और जो जो चेंजेस हुए हैं उनको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अब समझ में आया ना ट्रैक चेंज क्या है, ये था मामला असली। टू हाईलाइट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये तो भाई देखो ग्रामर और स्पेलिंग एरर है, वो हाईलाइट करने के लिए ट्रैक चेंज जैसे फीचर की आवश्यकता नहीं होती। ये तो जो लाल और हरी तरंगित रेखा होती है ना, उन्हीं से पता चल जाता है। कैसे? अगर मान लो कि आपके स्पेलिंग में गलती है तो लाल कलर की ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। अगर आपके ग्रामर में गलती है तो हरे कलर की ऐसे लाइन आएगी, ग्रामर के अंदर हरे कलर की, है ना, दिख रहा है ना हरा कलर, हरा दिखना चाहिए बस। उसके आगे बात करते हैं अलग अलग लेखकों द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए एडिट का रिकॉर्ड रखना। तो अलग अलग लेखक मान लो पहुंच जाते हैं चमत्कार करने, तो फिर आपके ये ट्रैक चेंज फंक्शन है वो दिया जाता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, इन MS Word 365 which of the following command allow the user to preview the document before printing on paper। तो आप क्या करेंगे, वर्ड 365 में इनमें से कौन सा कमांड यूजर को पेपर पर प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू करने की अनुमति देता है। तो अभी जो लेटेस्ट आते हैं उसमें तो प्रिंट ही होता है, और जो पुराने जो थे 2007 से पहले के, उसमें प्रिंट के जस्ट बराबर प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिलता था। अब तो क्या, जैसे ही आप प्रिंट करते हो तो खट से पेपर दिख जाता है कि ये लो जी ये ऐसे प्रिंट होगा आपके, फिर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो यानी कि प्रिंट प्रीव्यू को प्रिंट में ही शामिल कर दिया है। आगे वाला क्वेश्चन है, वर्ड 365 में स्पेलिंग और ग्रामर टूल का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है। तो ग्रामर की गलतियां बताता है ये, टाइप करते समय स्पेलिंग की गलतियां ठीक करेगा ये, और कैपिटलाइजेशन की समस्या वाले शब्दों को पहचानेगा नहीं। यहाँ पर A और B है वो ओनली होगा। मेनली यही है, स्पेलिंग और ग्रामर टूल मतलब F7 की के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को ठीक किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन है, टेक्स्ट कट करने के लिए X, कॉपी करने के लिए C, शिफ्ट X और ये कंट्रोल शिफ्ट X, तो कट में तो कहीं दूर दूर तक काम आते ही नहीं है। MS Excel 365 में सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू पता करनी हो अगर आपको, तो देखो एवरेज है, ये एवरेज के लिए लगेगा बराबर का निशान, ये है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये जोड़ने के लिए है, और ये काउंट करने के लिए है, वैल्यू काउंट करनी हो तो मिनिमम के लिए MIN का यूज किया जाता है। 365 में ओरिजिनल वर्कबुक के नाम से लेकिन एक अलग फोल्डर में डुप्लीकेट MS Excel वर्कबुक को सेव करने का सही तरीका क्या है। तो कंट्रोल V से तो पेस्ट होता है, D से और क्लिक द इंसर्ट मेन्यू नहीं, सेव एज करेंगे, और आप F12 की के द्वारा भी कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप F12 की के माध्यम से भी कर सकते हैं। MS Excel 365 में वर्कबुक सेव करने के लिए नीचे दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल S का ही हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपसे पूछे सेव एज के लिए तो सेव एज के लिए F12 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। MS Word 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह को बताने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। देखो ओरिएंटेशन तो दो टाइप के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है, तो ये तो जगह तो बता नहीं रहे हैं, ये तो पेपर के बारे में बता रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा। कॉलम वो होता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो ऐसे देखा होगा, इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, वो कॉलम होते हैं। तो यहाँ तो ये बोला है कि टेक्स्ट के बीच की जगह और किनारों के बारे में बोला है, तो किनारों के बारे में मतलब ये हो गया आपके, ये टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, तो ये मार्जिन हो गया। पेपर की साइज अलग अलग होती है, लेटर लीगल है ना, साइज भी अगर आपको देखनी है तो 8x11 है, 8.5x11 है, वो आपके होती है A4 लेटर, और 8.5x14 है वो लीगल साइज होती है। अगला है MS Excel 365 में स्प्रेडशीट प्रिंट करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। फाइल में जाकर के सीधा प्रिंट करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में P भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।